morning students, how are you? Good? Okay. So हम लोगों के अब सिर्फ 2 चैप्टर्स रह गए हैं और इन 2 चैप्टर्स में बहुत इजी बिल्कुल नॉर्मल लॉजिक थिंग्स हैं जो आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं, सिर्फ आपको रीडिंग करके ही समझ आ जाएंगी। अब लास्ट चैप्टर में लाइट एंड शेडो और मून सबको क्लियर है, आई होप सब तो मून को 2 बार कर लिया। तो जो भी उसमें डाउट्स थे और मुझे जो लग रहा था बुक में देख के कि आप लोगों को बुक के डायग्राम्स देख के थोड़ा मुश्किल लगेगा, वो भी मैंने आपको पिक्चर्स दिखा दी है। तो अब मेन पार्ट आपको अंडरस्टैंड करना है और उनको डू एंड लर्न फॉर्म में, लाइक टाइम टू परफॉर्म वाली जो एक्टिविटीज होती हैं उनके बेसिस पे आपको वो चीज़ें करनी है। अब आज हमारा न्यू चैप्टर है नेचुरल डिजास्टर L12। ओके, पेज नंबर 134। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उन्होंने एक क्रॉसवर्ड पजल दिया है बुक में, अगर आप देखो पेज 134 के स्टार्टिंग में ही। और इसमें आपको व्हाट द मेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर, मतलब आपको ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है जो आप बड़ी क्लासेस में सोशल साइंस में भी पढ़ोगे कि व्हाट आर नेचुरल डिजास्टर। पहले आपको इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि डिजास्टर क्या होता है, जो सब कुछ आपका एकदम से सब डिमोलिश हो जाए, खराब हो जाए, डिजास्ट्रस हो जाए। और वो कौन से ऐसे डिजास्टर्स हैं जो नेचुरल होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स के हाथ में नहीं है, जो नेचुरली अक्कर होते हैं और जिनसे बहुत ज़्यादा बर्बादी हो जाती है। तो वो कौन से हमारे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं और उनके पीछे क्या क्या रीजंस होते हैं, वो क्यों होते हैं, वो अब इन चैप्टर में आज अंडरस्टैंड करेंगे। यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ द नेचुरल डिजास्टर जो नॉर्मली फ्रीक्वेंटली अक्कर नहीं होते, बट यस वो नेचुरल हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो मैनमेड नहीं है और वो नेचुरली अक्कर होते हैं। वो कौन से डिजास्टर हैं वो पढ़ेंगे हम। और हम ये देखेंगे कि वी विल लर्न अबाउट द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। जो भी हमारे 4 नेचुरल डिजास्टर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, कौन कौन से, अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामी, टाइडल वेव्स जो होती हैं, जो समुद्र की लहरों से हमारा तूफान आता है, जिसको हम सुनामी कहते हैं, और ड्राउट जो सूखा पड़ता है। तो हमने वी हैव टू स्टडी 4 मेन नेचुरल डिजास्टर इन दिस चैप्टर। कौन कौन से, अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामी एंड ड्राउट। ये 4 हमने नेचुरल डिजास्टर इस चैप्टर में पढ़ने हैं, तो हम 2-2 करके करेंगे। और हम पढ़ेंगे कि हम कैसे मेन कॉजेस क्या हैं अर्थक्वेक के और कौन सी हम सेफ्टी मेजर्स हम लोग ले सकते हैं अपने आप को अर्थक्वेक से बचाने के लिए। क्या हम प्रोटेक्शन रख सकते हैं अपनी अर्थक्वेक के टाइम पे। और हम वोल्केनो और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। और हम टाइडल वेव, सुनामी और डिफरेंसेस बिटवीन देम, मेन हम ड्राउट्स। तो मेन हमने चारों कौन कौन से कवर करने हैं, अर्थक्वेक, उसके बाद आप कवर करोगे एक अर्थक्वेक कवर करना है, एक आपको वोल्केनो। इसमें थोड़ा सा समझने वाला है वोल्केनिक इरप्शंस कैसे होती हैं। फिर हमने करना है टाइडल वेव्स, मतलब जो समुद्र की लहरें जिनमें तूफान आता है, जिसको हम सुनामी कहते हैं। और फिर हमें कवर करना है लास्ट ड्राउट, जो कि लेस रेनफॉल और इक्वल टू नो रेनफॉल की वजह से होता है, सूखा पड़ना। तो ये चारों जो डिजास्टर्स हैं, जो चारों हमारे चीज़ों को बर्बाद करने वाली थिंग्स हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये नेचुरली अक्कर होती हैं, ये किसी भी ह्यूमन बीइंग के हाथ में नहीं है। तो पहले हम पेज 134 की एक्टिविटी करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, एक क्रॉसवर्ड पजल दिया हुआ है और बोला गया है लुक एट द गिवन पिक्चर्स। ये आपके पास 6 पिक्चर्स हैं, इन पिक्चर्स को देखो और ये पिक्चर्स जो है वो नेचुरल डिजास्टर्स की हैं। इनको केयरफुली देखो और इन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करो, इन पिक्चर्स को पहचानो और अपनी क्रॉसवर्ड पजल को कंप्लीट करो। तो पहले यही करते हैं ताकि आपको इनके स्पेलिंग्स और लिखने आए। सबसे पहले आपको दिया गया है V से नीचे वाला, लाइक डाउन जा रहा है, तो आप इसको कैसे पूरा करोगे, वोल्केनो में। सबसे ऊपर देखो VOLCANO, तो आपके पूरे 7 ब्लॉक्स पूरे हो गए। अगर आप ऐसे देखते हो, आपने इसमें एक और कवर नहीं हुआ, फ्लड, एक और नेचुरल डिजास्टर आता है फ्लड, ठीक है।
और इसमें अगर आप ऐसे देखो FLOOD ये फ्लड हो गया। उसके बाद ई वाले से अर्थक्वेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्लॉक्स में अर्थक्वेक कवर करो। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ, देखो। ओके, सबसे पहले आ रहा है वॉल्केनो ऐसे, ये आपके अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे है FLOOD फ्लड। उसके बाद आपका है अर्थक्वेक के लिए EARTHUAKE, इधर अर्थक्वेक है। एक U वाला ब्लॉक है इधर जो लगा हुआ है। फिर ड्राउट के लिए उन्होंने नीचे बनाया हुआ है R, अर्थक्वेक इधर हो गया। ड्राउट के लिए T कहां पर आएगा, तो आगे से DROUGHT, ये O कवर हो गया ड्राउट का। उसके बाद ड्राउट के बाद से T, इसके T के नीचे से SUNAMI, यहाँ पे सुनामी कवर हुआ। उसके बाद इधर से आपका सुनामी कवर हो गया, ड्राउट कवर हो गया, टाइडल वेव्स कवर हो गए। तो आपके सारे क्लियर हो गए। ये वॉल्केनो का बन गया बॉक्स, यहां से आपका फ्लड का बॉक्स बन गया। उसके बाद ये आपका अर्थक्वेक का बॉक्स बन गया। अर्थक्वेक के बाद यहां से आपका ड्राउट का बॉक्स बन गया। ड्राउट के बाद ये आपका सुनामी का बॉक्स बन गया। सुनामी के बाद आपका यहां से ये कौन सा होगा लास्ट, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, टाइडल वेव्स, सुनामी एंड ड्राउट, दैट्स कवर। तो ये पूरा आपका सारे 1 2 3 4 5 जो आपके 4 चैप्टर में दिए हुए हैं और 1 मोर दैट इज फ्लड जो आपके चैप्टर में नहीं दिया हुआ। तो ये हमारे 5 के 5 नेचुरल डिजास्टर इस क्रॉसवर्ड पजल में कवर हो गए। अगर आप इन 6 पिक्चर्स को देखो तो इसमें एक फ्लड है, एक हाई रेनफॉल वाला है, देन वॉल्केनिक इरप्शंस का, वॉल्केनिक इरप्शंस वाली थर्ड पिक्चर होगी नीचे से थर्ड। उसके बाद सुनामी वेव्स वाला, ड्राउट बिल्कुल सूखा पड़ने वाला एंड देन फ्लड। तो अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज 5-6 नेचुरल डिजास्टर। तो आपने ये क्रॉसवर्ड पजल अपने आप कंप्लीट करना है, ठीक है बेटा। इससे आपको एक तो स्पेलिंग लर्न होगी और हमारी पजल वाली एक्टिविटी भी पेज 134 की क्लियर हो जाएगी। क्लियर है सबको? चलिए अब पेज 135 से आराम से इस चैप्टर को धीरे धीरे शुरू करते हैं। Several unexpected events like rains, earthquake और floods, droughts occur in nature from time to time. कुछ भी अननेचुरल चीजें हैं, चाहे बारिश हो, चाहे फ्लड्स हो, चाहे ड्राउट्स हो, चाहे अर्थक्वेक हो, ये नेचुरली अक्कर होते हैं, ठीक है। ये हमारे हाथ में नहीं है, ये ह्यूमन बींग्स के हाथ में नहीं है, ये इवेंट्स नेचुरली अक्कर होते हैं। These events affect life and environment। और ये जो चीजें हैं ये जब बहुत ज़्यादा मतलब लिमिट से ऊपर होके होती है, जैसे रेन बहुत ज़्यादा होती जा रही है नॉन स्टॉप हो रही है तो फ्लड आ जाते हैं ना। तो उसी तरह से जब रेन हो ही नहीं रही, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, तो ड्राउट हो जाता है। तो ये नेचुरल चीज़ें जो हमारे जो ह्यूमन बींग्स के हाथ में नहीं है और वो बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस करके थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो हमारे ये नेचुरल डिजास्टर अक्कर होते हैं और ये हमारे पूरे एनवायरनमेंट को बहुत एडवर्सली इफेक्ट करते हैं और ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं लिविंग बींग्स के लिए, चाहे एनिमल्स हों, चाहे ह्यूमन बींग्स हों, चाहे प्लांट्स हों। They can happen at any time or place without a warning। ये कभी भी अक्कर हो सकते हैं बिना किसी वार्निंग के, क्योंकि ये नेचुरली अक्कर हो रहे हैं जो हमें भी नहीं पता, और ये ऑल ऑफ सडन हो सकते हैं क्योंकि ये नेचर का है ये पार्ट। ये these are not man-made, these are related to nature things। Thus the natural events caused by environmental factor on the earth that cause damage and loss of life and property are called natural disaster। अब उन्होंने मेन नेचुरल डिजास्टर की डेफिनेशन दी है, बिल्कुल 135 पेज के बॉटम पे आओ, बिल्कुल नीचे। नेचुरल इवेंट्स वैसी चीजें, वैसे इवेंट्स
विच आर नॉट इन आवर हैंड, विच आर नॉट रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, जो हमारे हाथ में नहीं है, जो नेचर की और प्रकृति की बनाई हुई चीज़ें हैं। नेचुरल इवेंट्स बाय एनवायरमेंटल फैक्टर, मतलब जो क्लाइमेटिक कंडीशंस और वेदर कंडीशंस और जो हमारा आसपास का एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट रिलेटेड फैक्टर्स है, उनकी वजह से जो हमारे नेचुरल इवेंट अक्कर होते हैं और जो हमारी लाइफ और हमारे प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं, उनको बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल डिजास्टर। द नेचुरल इवेंट, यहाँ से मार्क करिए पेज नंबर 135, पेंसिल से अंडरलाइन 135 के ऊपर जहाँ से मैम रीड कर रही हैं। द नेचुरल इवेंट्स, वो नेचुरल इवेंट्स विच आर कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो भी हमारी वेदर की या हमारे क्लाइमेट रिलेटेड कंडीशंस हैं, वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से जो हमारे नेचुरल इवेंट अक्कर होते हैं, और जो वो वाले नेचुरल इवेंट्स बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वैसे इवेंट अक्कर होने और जो हमारी प्रॉपर्टी और लाइफ को बहुत ज़्यादा नुकसानदायक, हमारे को बहुत डैमेज पहुंचाते हैं, दोज नेचुरल इवेंट्स आर कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर्स। उन नेचुरल इवेंट्स को क्या कहते हैं? नेचुरल डिजास्टर्स। और नंबर 1 नेचुरल डिजास्टर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अर्थक्वेक। अब पहले सबसे पहले अर्थक्वेक के बारे में पढ़ते हैं कि अर्थक्वेक कैसे अक्कर होता है और उससे कितनी हद तक, कितनी परसेंटेज प्रॉपर्टी और लाइफ को डैमेज होता है। An earthquake is a sudden shaking of the earth's surface। जब हमारी धरती पे एकदम से, किस ने, अभी तो आप लोग बहुत छोटे हो, आपको एडल्ट्स वगैरह से या कैट्स से किसी से बात करोगे कि अर्थक्वेक अक्कर होता है जब बहुत माइल्ड अर्थक्वेक आता है, मतलब बहुत धीमी गति से जब आता है, तो हमें, जब हम कहीं बैठे होते हैं या खड़े होते हैं तो हम अपने आप में फील कर सकते हैं कि अर्थ शेक हो रहा है, सब कुछ, इवन फैंस भी हिलने लग जाते हैं। बट उसके पीछे रीजन क्या होता है? अर्थक्वेक के आने के पीछे व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन, क्यों अर्थक्वेक आता है? अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, धरती का, जमीन का एकदम से शेक होना, बहुत बैडली शेक होना अर्थक्वेक है। इट इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट्स और वाइब्रेशन विद इन द अर्थ। जब अर्थ में कुछ मूवमेंट्स या वाइब्रेशंस होती हैं, जब अर्थ में कोई मूवमेंट्स या वाइब्रेशन होती है, तब अर्थक्वेक अक्कर होता है। The earth crust is made up of large and small plates। इसको आराम से धीरे धीरे से हमने इसकी थ्योरी को रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है कि जो भी हमारे इस चैप्टर में 4 नेचुरल डिजास्टर्स हैं, उनके आने के पीछे व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन, व्हाट इज द साइंस हिडन बिहाइंड दिस, मतलब उसके पीछे कौन सी साइंस छुपी हुई है जिस वजह से ये चीजें नेचुरली अक्कर होती हैं। हमारी एनवायरमेंटल कंडीशंस भी हो सकती हैं, हमारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, और जो भी साइंस है, व्हाट इज, कुछ हर एक आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो बच्चों, जो भी आपने साइंस में अभी तक चैप्टर्स पढ़े हैं, उनके पीछे कुछ रीजंस हैं कि ऐसे क्यों होता है। तो वो हम इसका देखते हैं अर्थक्वेक का। द अर्थ क्रस्ट, अच्छा हमने स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ किया था, क्रस्ट, कोर एंड मेंटल, किस को याद है? ये हमने किया था जब हमने सोलर सिस्टम, प्लैनेट और स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में सारा क्रस्ट का, सारे अर्थ का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि क्रस्ट इज द क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट इज द आउटर लेयर ऑफ अर्थ, देन मेंटल सेकेंड लेयर एंड कोर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का क्रस्ट है, मतलब अर्थ का जो आउटर सरफेस है, वो बहुत छोटी और बड़ी प्लेट्स ऑफ रॉक, प्लेट खाने वाली नहीं, रॉक की प्लेट्स, पत्थरों की प्लेट से बनी होती है। मतलब जो धरती है, जमीन है, उसका जो आउटर पोर्शन है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, विच इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल एंड हैवी रॉक्स। These plates of rocks keep on moving continuously। और जो ये रॉक्स की प्लेट्स हैं वो continuously चलती रहती हैं and slowly past each other। Sometimes these plates moves apart, bump into each other or slide under each other with a lot of force। कई बार ये रॉक्स की जो प्लेट्स हैं, अर्थ क्रस्ट जिससे बना हुआ है, ये कई बार क्या करती है, दे कीप ऑन मूविंग वेरी फास्ट और एक दूसरे के नीचे आने लग जाती हैं।
आप इसकी पिक्चर देख रहे हो, डैमेज ड्यू टू अर्थक्वेक की। हमारे जो भी कभी कभी ये नेचुरल डिजास्टर अर्थक्वेक अक्कर होता है तो कैसे डैमेज होता है पूरी प्रॉपर्टी पे और लाइफ पे। Past sometimes these plates moves apart, bump into each other or slide under each other with lots of force. This causes movements or vibration within the earth. क्योंकि ये प्लेट्स इतनी तेज मूव होती हैं विद लॉट ऑफ फोर्स, तो जो मूवमेंट्स और वाइब्रेशन अर्थ के बीच में अर्थ की प्लेट्स में होती है वो क्या कॉज करता है, अर्थक्वेक। जो वाइब्रेशंस और मूवमेंट्स अकर under the rocks of the earth or in the plates of the earth, it leads to very like big vibration, बहुत ज़्यादा हिलना शुरू हो जाता है अर्थ, which causes earthquake. Earthquakes are one of the most common natural disaster. बहुत commonly बहुत countries में huge life और property damage हुई है because of this natural disaster, earthquake occurring in the nature. आपने अपनी नॉलेज के लिए कैट्स को इस चैप्टर के बाद सबसे पहले लेटेस्ट किस जगह पे कितने लेवल, मतलब कितने लेवल हाई और लो अर्थक्वेक आया है और किस कंट्री या स्टेट में आया है वो ढूंढ के अपनी नॉलेज सेक के लिए क्लास में डिस्कस करना है सबने, ठीक है। These may be mild or massive, resulting in the destruction of life or property on a large scale. An earthquake is also called quake or tremor. Earthquake का एक और नाम होता है quake. That is a short form of earthquake और दूसरा नाम है tremor. TREMOR. कोई आपसे पूछे what is the other name of earthquake, आप क्या बोलोगे, quake और tremor. तो earthquake क्या है, sudden shaking of the earth's surface. अगर आप लेमन लैंग्वेज में सीखो बच्चों, आपकी डेफिनेशन में अगर हम अर्थक्वेक को डिफाइन करें इजी और सिंपल लैंग्वेज में तो हम क्या कहेंगे, सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। एकदम से अर्थ का हिलना, एकदम से जमीन और धरती का तेज हिलना और उसके शेकिंग के पीछे, अर्थ शेकिंग के पीछे जो सडन शेकिंग होती है अर्थ सरफेस की, जिसकी वजह से अर्थक्वेक होता है, उसके पीछे रीजन क्या होता है, उसके पीछे रीजन ये है जो अर्थ का क्रस्ट है। एक बार फिर रिपीट करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अर्थक्वेक, दैट अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ का आउटर लेयर है, जो स्ट्रक्चर होता है अर्थ का, अर्थ स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, क्रस्ट, कोर एंड मेंटल। कोर जो है वो सबसे इनरमोस्ट और हॉटेस्ट लेयर होती है, उसके ऊपर मेंटल एंड देन कोर। जो अर्थ का आउटर लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ प्लेट्स ऑफ रॉक्स। क्या वो किस, लार्ज और स्मॉल प्लेट्स ऑफ रॉक्स। तो क्या होता है, ये जो रॉक्स हैं दे कीप ऑन मूविंग, दीज प्लेट्स ऑफ रॉक्स कीप ऑन मूविंग कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, कीप ऑन कॉन्टिन्यूसली मूविंग। समटाइम्स दीज प्लेट्स मूव अपार्ट, कभी कभी जो ये रॉक्स की प्लेट्स हैं ये थोड़ी दूर मूव होती है और इनके बीच में से बम्पिंग होती है। जब ये बम्पिंग शुरू होती है तो शेकिंग ऑफ अर्थ होता है, सडन शेकिंग ऑफ अर्थ, and this sudden shaking of earth cause a natural disaster which is called earthquake. इस sudden shaking की वजह से जो natural disaster occur होता है उसको हम क्या कहते हैं, earthquake। और इसका दूसरा नाम है quake और tremor। तो आप इसकी नीचे से भी डेफिनेशन ले सकते हो और ऊपर वाली डेफिनेशन थोड़ा उन्होंने एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में दिया हुआ है, नो नीड। आपको अगर उसका लॉजिक क्लियरली माइंड में अंडरस्टैंडेबल है तो आप नीचे से 1 लाइन में डेफिनेशन लोगे, दैट सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अर्थक्वेक। अब हम इसके 3 पार्ट्स करेंगे, एपिसेंटर, आफ्टर शॉक, सिस्मोग्राफ एंड स्केल। ये कुछ जो रेड में आपको टर्म्स दिए हुए उनको अंडरलाइन करो प्लीज। एपिसेंटर अंडरलाइन करिए, इनके टर्म्स लिखती हूँ एक बार जो आपके अर्थक्वेक से रिलेटेड टर्म्स हैं। पहला है एपिसेंटर। पहले हम एपिसेंटर के बारे में समझते हैं, व्हाट इज एपिसेंटर। जितने भी रेड वाले आपको टर्म्स दिए हैं, पहले हमने क्वेक और ट्रेमर, जो हमारा अर्थक्वेक का दूसरा नेम है, क्वेक और ट्रेमर, क्वेक और ट्रेमर, इन दोनों के बारे में सीख लिया बिकॉज दीज आर द अदर नेम्स फॉर अर्थक्वेक। अब हम एपिसेंटर क्या होता है, एपिसेंटर इज द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द एक्चुअल पॉइंट
फ्रॉम वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स। एपिसेंटर वो पॉइंट है अर्थ पर जो बिल्कुल उस पॉइंट के, एक्चुअल पॉइंट के ऊपर है जहां से अर्थक्वेक शुरू होता है, जहां से अर्थक्वेक, जहां से सडन शेकिंग ऑफ अर्थ शुरू होती है। तो एपिसेंटर, दिस इज रिलेटेड, दिस टर्म इज रिलेटेड टू अर्थक्वेक। हाउ कम? एपिसेंटर वो पॉइंट है अर्थ सरफेस पे, एपिसेंटर हमारे अर्थ सरफेस का वो पॉइंट है जो डायरेक्टली हमारे एक्चुअल पॉइंट, जहां से हमारा अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, अर्थक्वेक जहां से, जिस अर्थ सरफेस की जगह से शुरू हो रहा है उस एक्चुअल पॉइंट के बिल्कुल ऊपर होता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? एपिसेंटर। वेरी गुड। एपिसेंटर इज द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। एपिसेंटर वो पॉइंट है अर्थ सरफेस पे जो डायरेक्टली अबव द एक्चुअल पॉइंट from where the earth surface, from where the earthquake originates। इसको मार्क करो एक बार। एपिसेंटर वो पॉइंट है अर्थ पर जो बिल्कुल एक्चुअल पॉइंट जहां से अर्थक्वेक शुरू हो रहा है, जहां से अर्थक्वेक चलना शुरू हुआ है उसके बिल्कुल ऊपर है, एक्चुअली अबव द एक्चुअल पॉइंट। ये मार्क हो गया। इट इज अ पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस वेयर द इफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक आर फेल्ट मोस्टली स्ट्रांगली। एपिसेंटर वो पॉइंट है जहां पर अर्थक्वेक का असर बहुत अच्छे से पता चलता है। मतलब क्योंकि हमें क्यों इतने अच्छे से पता चलता है? क्योंकि वो ऐसी जगह है जहां से हमारा अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है, वो पॉइंट है। आफ्टर शॉक्स, एपिसेंटर क्लियर। अब हम दूसरा पॉइंट क्लियर करेंगे, आफ्टर शॉक्स। ये भी अर्थक्वेक से रिलेटेड है। सेकेंड पार्ट, इसके पार्ट्स नहीं है, अर्थक्वेक से रिलेटेड टर्म्स हैं आफ्टर शॉक्स। अब ये क्या आफ्टर शॉक्स? आफ्टर शॉक्स आर सब्सीक्वेंट ट्रेमर्स और माइल्डर अर्थक्वेक्स। बहुत ज्यादा हाई और जो बिल्कुल आर सब्सीक्वेंट ट्रेमर्स और माइल्डर अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे नहीं आते, माइल्ड होते हैं, उनको बोलते हैं आफ्टर शॉक्स। दैट में अकर आफ्टर द बिगर वंस। बहुत बड़े अर्थक्वेक के बाद, पूरी कंप्लीट नहीं हुई लाइन, पहले सुनो, बहुत हैवियर और बिगर अर्थक्वेक के बाद जो स्मॉलर अर्थक्वेक आते हैं, माइल्ड अर्थक्वेक आते हैं, उनको बोलते हैं आफ्टर शॉक्स। तभी इनका नाम क्या है? आफ्टर शॉक्स। आफ्टर शॉक्स मींस जब हालात स्केल वाले अर्थक्वेक के बाद, बिगर अर्थक्वेक के बाद जो माइल्ड अर्थक्वेक आ रहे हैं, माइल्ड मतलब बड़े कम स्केल वाले, जिनकी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं हो रही, उनको हम बोलते हैं आफ्टर शॉक्स। उसके बाद these are usually felt within 2 or 3 days of the earthquake। ध्यान से सुनना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करो। जो आफ्टर शॉक्स अर्थक्वेक हैं उनको हम तभी फील करते हैं मेन अर्थक्वेक के 2-3 दिन बाद। These occur when the displaced rock move back to their original places or realign themselves। इस लाइन का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, आप बस ये देखो कि आफ्टर शॉक्स क्या है। आफ्टर शॉक्स वो अर्थक्वेक्स हैं, आफ्टर शॉक्स द माइल्डर अर्थक्वेक्स, वो माइल्ड अर्थक्वेक्स जो अकर होते हैं बिगर अर्थक्वेक्स के बाद एकदम से, मतलब, और ये अर्थक्वेक्स तब फेल्ट होते हैं जब हमारे बिगर अर्थक्वेक्स के 2-3 दिन बाद जो फेल्ट हो, उन अर्थक्वेक्स को हम बोलते हैं आफ्टर शॉक। तो ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम आते हैं सिस्मोग्राफ। थर्ड टर्म है हमारा सिस्मोग्राफ। ओके, सिस्मोग्राफ क्या है? सिस्मोग्राफ वो इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है या रिकॉर्ड करता है अर्थक्वेक की इंफॉर्मेशन, जो हमारे वेदर डिपार्टमेंट में होते हैं, जो हमारा पूरा क्लाइमेट फोरकास्ट करते हैं, वेदर फोरकास्ट करते हैं, और जो अर्थक्वेक का मेन बताते हैं कि वो कितने हाई स्केल या कितने लो स्केल में आया था। तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट करते हैं? सिस्मोलॉजिस्ट होते हैं वो लोग, उनको क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजिस्ट। वो यूज करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम कहते हैं सिस्मोग्राफ। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से, या वो डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि अर्थक्वेक कितने हाई स्केल पे आया है, और हर एक इंफॉर्मेशन हम अर्थक्वेक के बारे में, रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थक्वेक इज measured by this instrument. That instrument is called seismograph.
The strength or intensity of an earthquake is measured on a standard scale called Richter scale. फोर्थ टर्म है Richter scale. फोर्थ टर्म क्या है? Richter scale. तो एक तो हमें जो अर्थक्वेक की इंफॉर्मेशन बताता है, रिकॉर्ड पूरी करता है इंफॉर्मेशन, वो इंस्ट्रूमेंट है सिस्मोग्राफ। और अर्थक्वेक की जो स्पीड थी या इंटेंसिटी थी वो ज़्यादा थी, कम थी, कितनी इंटेंसिटी से वो आया, वो किस स्केल से मेजर करते हैं? रिचर स्केल। ठीक है, ये सारे टर्म्स आपको अर्थक्वेक के पता होने चाहिए। इट वॉज डेवलप्ड बाय चार्ल्स रिचर, ये उस बंदे का नाम है जिसने इस स्केल को इन्वेंट किया था, चार्ल्स रिचर, मार्क कर लो, इन 1935। अर्थक्वेक ऑन अ स्केल ऑफ 6 to 8। जब अर्थक्वेक का स्केल में 6 to 8 की रीडिंग आए, उनकी बहुत ज़्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन होती है, लाइक वो बहुत हाई इंटेंसिटी के अर्थक्वेक्स होते हैं। जब हमारे अर्थक्वेक में, जब रिचर स्केल के पे मेजर करने पे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी 6 to 8 आए, इट मीन्स वो बहुत हाई इंटेंसिटी के हमारे वो हैं, क्या कहते हैं, अर्थक्वेक्स, मतलब उससे बहुत ज़्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन हुई है, मेजर डिस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं। द डैमेज कॉज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी बाय एन अर्थक्वेक डिपेंड्स ऑन द प्लेस ऑफ इट्स अकरेंस एंड इंटेंसिटी। जितना भी हमारा डैमेज, नुकसान, डिस्ट्रक्शन हुआ है अर्थक्वेक का, वो हमारा डिपेंड करता है कि किस जगह पे अर्थक्वेक आया है और कितनी इंटेंसिटी से आया है, कितनी स्पीड से और कितने उससे आया है, वो हमें पता चलता है रिचर स्केल से। A strong earthquake results in serious damage as compared to mild earthquake. वो सबको पता है जितना हैवी इंटेंसिटी से अर्थक्वेक आएगा उसकी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगी एज कम्पेयर टू माइल्ड, जो कम इंटेंसिटी से आएगा। अर्थक्वेक्स ऑल्सो ट्रिगर लैंडस्लाइड्स और कॉज सुनामीज। जब ओशंस में और सीज में अर्थक्वेक आता है, मतलब वाटर, अंडर दी वाटर जब अर्थक्वेक आते हैं, पानी में, लाइक बड़े बड़े समुद्रों में जब अर्थक्वेक आते हैं तो वो सुनामी कॉज करता है, वो हम आगे सुनामी में पढ़ेंगे। और जब धरती पे, प्लेन एरिया पे अर्थक्वेक आता है तो वो सिंपल अर्थक्वेक है, लेकिन जब वो पानी में आएगा तो वो सुनामी और टाइडल वेव्स या लैंडस्लाइड्स भी अकर करता है। तो हमने कितनी टर्म्स, हम फटाफट से इसको रिवाइज करते हैं और फिर हम नेक्स्ट क्लास में सेफ्टी टिप्स फॉर प्रोटेक्शन सिर्फ रीडिंग करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम वॉल्केनिक इरप्शंस और बाकी बाकी जो हमारे नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। बट पहले हम इनके सारे टर्म्स को एक बार कोरिलेट करते हैं। पहले अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। जब अर्थ एकदम से शेक करना शुरू हो जाता है तो नेचुरल डिजास्टर अकर विच इज कॉल्ड अर्थक्वेक। अब व्हाट आर द टर्म्स रिलेटेड टू अर्थक्वेक? टर्म्स हैं एपिसेंटर, आफ्टर शॉक्स, सिस्मोग्राफ एंड रिचर स्केल। ये अलग अलग हमारे टर्म्स हैं जो अर्थक्वेक से रिलेटेड हैं। एपिसेंटर क्या है, आफ्टर शॉक्स क्या है, सिस्मोग्राफ क्या है और रिचर स्केल। एपिसेंटर क्या है? वो एक्चुअल पॉइंट, बिल्कुल उस एक्चुअल पॉइंट से ऊपर वाला पॉइंट जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है, जहाँ से अर्थक्वेक आना शुरू हुआ है, जिस पॉइंट से। आफ्टर शॉक्स क्या है? आफ्टर शॉक्स जब हमारे बहुत सिवियर बिग अर्थक्वेक्स के बाद, जो हमें 1-2 दिन बाद अर्थक्वेक रियलाइज होते हैं, माइल्ड अर्थक्वेक्स, उनको बोलते हैं हम आफ्टर शॉक्स। फिर हमने ये टर्म्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके एक एक टर्म की इंग्लिश में नहीं, अपने आप इनके मीनिंग्स आपको और इनकी अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए। सिस्मोग्राफ क्या है? सिस्मोग्राफ वो इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है या रिकॉर्ड करता है अर्थक्वेक की सारी इंफॉर्मेशन। जितनी भी अर्थक्वेक रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो वेदर डिपार्टमेंट हम लोग को न्यूज़ के टाइम पे बताता है, वो किससे मेजर होती है? इस इंस्ट्रूमेंट से, सिस्मोग्राफ। फिर हमारा टर्म है रिचर स्केल। रिचर स्केल में का क्या मेजर पार्ट है? ये अर्थक्वेक कितनी स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी से आया, कितनी स्पीड से आया, उसको मेजर करने के लिए एक स्केल होता है। जो मेजरमेंट है वो 6 to 8 की इंटेंसिटी आ रही है, मतलब ये मेजर डिस्ट्रक्शन अर्थक्वेक है, बहुत हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक है।
तो ये हमने सारे पढ़ लिए। अब आओ पेज 136 पे। बिफोर वी फिनिश दिस टॉपिक, सेफ्टी टिप्स और प्रोटेक्शन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। कभी भगवान ना करे कहीं पे अर्थक्वेक आता है तो कुछ सेफ्टी मेजर्स हमें लेने चाहिए अपनी लाइफ को, अपने बिलोंगिंग्स और अपने नियर और डियर्स की लाइफ को प्रोटेक्ट कैसे करना चाहिए। क्या सेफ्टी टिप्स हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द अर्थक्वेक? पहला, टेक शेल्टर अंडर अ स्ट्रॉन्ग टेबल। अर्थक्वेक आ रहा है, आपके घर पे कोई टेबल है, उसके नीचे हाइड करो अपने आप को, और अ कॉट एंड स्टे टिल द शेकिंग स्टॉप्स। जब तक सडन शेकिंग ऑफ अर्थ स्टॉप नहीं होती, अपने आप को किसी टेबल या किसी कॉट के नीचे यू हैव टू टेक शेल्टर, उसके नीचे बैठना है। इफ देयर इज नो टेबल और कॉट देन सिट अगेंस्ट अ वॉल। अगर आपको उस वक्त नहीं सूझ रहा कि कोई टेबल या कॉट नहीं है, तो किसी भी दीवार के आसपास पैरों को ऐसे जैसे एक्सरसाइज करते हैं वैसे दीवार पे पैर लगा के उसके ऑपोजिट बैठ जाइए। कीप अवे फ्रॉम टॉल एंड हेवी ऑब्जेक्ट्स दैट मे फॉल एंड कॉज इंजरीज टू यू। अपने आप को किसी जो लंबी चीजें हैं या टॉल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके आसपास अपने आप को मत खड़ा करो, क्योंकि वो सडन शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस से गिर सकती हैं आपके ऊपर और आपको इंजरी कॉज कर सकती हैं। इफ यू आर इन बेड and do not get up, protect your head with pillow। अगर आप मे बी आपके घर पे कोई ओल्ड है या कोई इल है जो एकदम से खड़ा होके भाग नहीं सकता, या एकदम से खड़ा होके अपने आप को टेबल के अंदर छुपा नहीं सकता, या एकदम से अपने आप को वॉल के आगे नहीं खड़ा कर सकता, तो वो इंसान अपने आप को पिल्लो से, सिरहाने से अपने आप को कवर करेगा। If you are outdoors and move to an open area away from building, trees, power lines, electric poles। अगर आप घर के अंदर नहीं हो और बाहर हो तो आपने टॉल बिल्डिंग्स के आसपास से दूर हट जाना है। कोई इलेक्ट्रिक पोल है या टॉवर्स हैं उनके आसपास खड़ा नहीं हो सकना, क्योंकि देयर मे बी अ शॉर्ट सर्किट और स्पार्किंग ड्यू टू अर्थक्वेक इन दोज इलेक्ट्रिक पोल्स। इफ यू आर इनसाइड अ कार, बस, अगर आप किसी व्हीकल के अंदर हो, स्टे देयर अंटिल द शेकिंग स्टॉप्स। उस कार के अंदर या उस व्हीकल या बस के अंदर हो जब तक अर्थ की शेकिंग खत्म नहीं होती। बी श्योर दैट द व्हीकल इज नॉट नियर इलेक्ट्रिक पोल और टॉल बिल्डिंग। और ये भी ध्यान रखो कि जिस व्हीकल में आप बैठे हो वो किसी भी टॉल बिल्डिंग के सामने नहीं हो या किसी इलेक्ट्रिक पोल या उसके सामने नहीं होना चाहिए, क्योंकि दैट विल बी मोर डेंजरस, देयर विल बी स्पार्किंग फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक पोल। लास्ट a protective measure is do not stand near glass window and doors। जब भी अर्थ की शेकिंग होती है, ऐसे सडन शेकिंग अर्थक्वेक आता है, तो जो ग्लास विंडोज होती हैं उनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं या वो टूटने का उनमें डर होता है। जब उनमें क्रैक्स पड़ते हैं तो वो बिल्कुल टूट जाते हैं। तो अगर आप उनके पास खड़े हुए हो तो इट मे फॉल ऑन यू एंड इट मे कॉज इंजरी ऑन योर बॉडी। तो ये कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं जो आपको ओरली अपनी लाइफ प्रोटेक्ट करने के लिए और इन नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए पता होने चाहिए। ठीक है, तो अब आपने अर्थक्वेक के बारे में जाना और कुछ टर्म्स के बारे में अंडरस्टैंड किया इस चैप्टर की स्टार्टिंग में। अब नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद वॉल्केनो, और वॉल्केनिक इरप्शन कैसे होता है वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। सेकेंड नेचुरल डिजास्टर वेरी इंपॉर्टेंट, वॉल्केनो, वॉल्केनिक इरप्शन। और वॉल्केनिक इरप्शन के पीछे जो भी हमारे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ और जो भी साइंटिफिक रीजन होता है बुक में आपको दिया हुआ है, बट आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू डिफरेंट पिक्चर एंड देन वी विल स्टार्ट विद द वॉल्केनो। और अर्थक्वेक रिलेटेड एक्सरसाइज में आपको जस्ट वेट, आपने करना है मॉडल ऑफ वॉल्केनो है, मैसिव सुनामी की इंफॉर्मेशन, तो अभी आपका इसमें से कुछ नहीं होगा। हाँ, ये देखो पेज 140 पे आइए जल्दी से, बी क्विक। अर्थक्वेक सेफ्टी, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर्स, दे हैव गिवन यू 6, उन्होंने आपको 6 पिक्चर्स दी हैं अलग अलग। आपको टिक करना है जो प्रिवेंटिव मेजर्स मैंने आपको बताई हैं अर्थक्वेक रिलेटेड, उन पे टिक करना है जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, और जो आपको लगता है ये प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं है उनको क्रॉस करना है।
अब फर्स्ट वाला इज अ प्रिवेंटिव मेजर, बॉय इज सिटिंग इनसाइड द टेबल, वेरी गुड. अब बी पार्ट इज नॉट अ प्रिवेंटिव मेजर बिकॉज दिस बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बुक शेल्फ, और बुक शेल्फ टॉल है, तो कभी भी किसी टॉल चीज के सामने आपको खड़े नहीं होना, तो इस पे क्रॉस होगा. अब दीज कुछ लोग जो है टॉल बिल्डिंग के सामने खड़े हुए हैं, ये ठीक है, बिल्कुल भी ये भी गलत है. अब ये 2-3 लोग वॉल के साथ बिल्कुल अपने आप को सपोर्ट करके बैठे हुए हैं, ये ठीक है. एक लेडी एक ग्लास विंडो के सामने खड़ी हुई है. अभी मैंने बताया जब अर्थक्वेक आ रहा हो या अर्थक्वेक से पहले आपको लगे तो आपने कभी भी ग्लास विंडो के सामने खड़ा नहीं होना, तो दिस इज ऑल्सो क्रॉस. और कुछ लोग अपनी इलेक्ट्रिक वायर्स और पोल्स के सामने खड़े हुए, दिस इज ऑल्सो क्रॉस. तो आपकी 2 ए और डी के अलावा जो आपकी 6 ऑप्शंस हैं, ए और डी के अलावा सारी ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, विच आर नॉट एट ऑल, जो खुद बिल्कुल भी अर्थक्वेक रिलेटेड प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं है, बाकी सारे ठीक है. और इसमें इन्होंने लिखा हुआ है गिव रीजंस फॉर द चॉइस ऑफ पिक्चर्स मार्क्ड बाय यू इन द अबव एक्सरसाइज that shows the right preventive measure during an earthquake. What is the wrong picture that are crossed by you for safety during an earthquake? Wrong pictures को आपने वैसे ही क्रॉस कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया है. और राइट पिक्चर्स क्यों राइट है आपके अकॉर्डिंगली, उनकी 1 लाइन रीजन लिखने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ कैट्स के सामने थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और अपने व्यू पॉइंट रखेंगे कि ये पिक्चर्स आपने क्यों राइट करी है. अब नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद वॉल्केनो. ओके, ठीक है, ये भी एक नेचुरल डिजास्टर है, तो इसके बारे में अच्छे से समझेंगे, टाइप्स ऑफ वॉल्केनो. ओके, बाय बेटा.